2012 में मैं यहाँ आया, उसके बाद हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। मुझे अभी तक ये याद नहीं है कि मैं लास्ट अपने घर में मैंने दिवाली कब मनाई। सोचा था कि क्या पता ये पेपर जाएगा तो अब आने वाली दिवाली में भले बेरोज़गारी जाएंगे। दुःख होता है कि 30 साल के बाद भी हम लोग जो है कि रोज़गार में पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये ग्रुप सी की नौकरी नहीं कर पा रहे। कैंडिडेट के रूप में इस उम्र के पड़ाव पे पहुँच गए हैं। अब नई शुरुआत करने का भी मन नहीं होता है क्योंकि हम नज़दीक पर हैं। हमें ये लगता है कि मैं नज़दीक पर हूँ सिलेक्शन के। सीएम धामी का एक बयान आया कि जो नकल जिहाद कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। जिहाद तो उन नकल माफियाओं के खिलाफ होना चाहिए। कभी मन में नहीं आता कि यार या पहले आया हो कि यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं दिल्ली जाकर मुखर्जी से। बड़ी मुश्किल से तो देहरादून का रास्ता देखा सर, गांव से, वो भी लोगों से सुन करके कि देहरादून भी एक इलाका है। बिना सरकारी नौकरी के किसी को शादी भी नहीं हो पा रही किसी की। नेपाल से लानी पड़ रही है दुल्हन। केरल या तमिलनाडु से उन्होंने शादी करी हुई है। रीज़न यही था कि गढ़वाल में जो लड़की है उसकी कंडीशन है यही रखी गई है, या तो आपका देहरादून में घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, या तो लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। अगर ये इंटरव्यू थोड़ी देर तक और चलता है तो यहाँ आंसू आने वाले, मैं रोने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। मैं ठीक जिस कमरे में बैठा हूँ वहाँ की एक दीवार पर एक पोस्टर टंगा है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उस पोस्टर पे, कुछ तारीख भी दर्ज हैं, लेकिन दो बातों पर मेरी नज़र अटकी। पहला तो ये कि उस पर लिखा है संकल्प से शिखर तक, और दूसरा प्रचार वाली भाषा में लिखा है विकसित उत्तराखंड, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इन दो कोटेशंस के साथ जिस तारीख का मैंने जिक्र किया उसी तारीख में पीछे चल लेते हैं 21 सितंबर, जिसकी वजह से हम देहरादून में हैं। 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा का आयोजन होता है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे ही बाद ये खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका है, और उसके बाद से उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी है। हम लोग आप लगातार खबर गांव पे हमारी कवरेज देख रहे हैं कि देहरादून में जो परेड ग्राउंड का इलाका है वहाँ पे किस तरह से पिछले 3-4 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस बीच ये हुआ कि क्यों ना चल के उन छात्रों से बातचीत की जाए जो देहरादून में रह के किराए के कमरों में रहकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, लार्जर स्केल पे पहाड़ से आने वाले बच्चे, पहाड़ी इलाकों से आने वाले बच्चे किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ साथी मिले हुए हैं जिन्हें हमने जैसे तैसे कुछ धरना स्थल पे हमें मिले तो इनके साथ हम लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह रावत। विजेंद्र सिंह रावत जी। एक बार पहले सबका नाम पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह। अच्छा, आप? सुरजीत सिंह बिस्ट। मेरा नाम अभिषेक कुमार। मेरा नाम अंकित सिंह है। प्रभात। एक तो जैसे हम लोग दो दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये बात लगभग हमने अपनी रिपोर्टिंग में बता दी है कि क्या समस्या है, परीक्षा में क्या धांधली हुई, क्या पेपर लीक का मुद्दा है। उस पर यूके ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या कहा, मैं पहले भी कह रहा था ऑफ द कैमरा कि मैं ये समझने आया हूँ कि देहरादून में रहकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, है ना, भर्ती परीक्षाओं की, उनके लिए क्या दिक्कतें हैं। एक जो लोग बाहर हैं, जैसे दिल्ली में हम लोग रहते हैं, वहाँ मुखर्जी नगर है, कारोल बाग का इलाका है, वहाँ बहुत सारे लोग रह कर तैयारी करते हैं, वहाँ की एक अलग समस्याएं हो सकती हैं। देहरादून में जो लोग रह कर तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी समस्याएं अलग हो सकती है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर बेसिकली ये है कि मैं चमोली जनपद के सीमांत गांव जो हमारा नंदा किनी घाटी है उसका सबसे लास्ट गांव हमारा सुतोल गांव है, और यहाँ वहाँ से यहाँ हमारे गांव की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। जब हम आते हैं तो हमको अपने गांव में यहाँ से घर जाने तक एक दिन पूरा लग जाता है, लगभग 12-14 घंटे। तो सर जैसे कि हमारे यहाँ रोज़गार के साधन नहीं हैं, तो रोज़गार की खोज में हम लोग निकल पड़ते हैं राजधानी की तरफ ही। वहाँ में हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का माहौल मिलेगा और हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने 2 महीने घर में जाते हैं सीज़न के टाइम पर कि खेती बाड़ी करेंगे, बहुत सारी आर्थिक चीज़ों को जुटाएंगे जिससे कि हम यहाँ पर रह पाएँ और लोगों के साथ। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बने रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपने खर्चे को चलाना बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि हम यहाँ पर दिन रात का खर्चा कैसे चलाएँ। तो इसके लिए हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, तो हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है सर कि पहले तो कमरे नहीं मिलते हैं, कमरे मिले हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कि क्योंकि बहुत सारी संख्या यहाँ पर हो गई है, 13 के 13 जनपदों के लोग राजधानी में आकर के अपना विकास करना चाहते हैं, उस अपनी मध्यम वर्गीय सोच के साथ उस ऊंचे स्तर को पाना चाहते हैं जो जैसे कि आपने पहले कहा कि संकल्प से शिखर तक, वो और विकास के लिए अपने विकास के लिए। तो ये है सर। अच्छा, आप भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं?
कितने वक्त से कर रहे होंगे आप तैयारी? मुझे 7 साल हो गए तैयारी करते हुए। 7 साल। जी। अच्छा, इस दौरान क्योंकि आप काफ़ी लंबा समय हो गया 7 साल, कितनी बार आप भर्ती परीक्षाओं में बैठे होंगे? मुझे तो बहुत टाइम हो गया सर भर्ती परीक्षाएं, मतलब काफ़ी भर्ती परीक्षाएं दे दी यहाँ। पहले तो जब शुरू में मतलब 2020 से पहले की बात करें तो उससे पहले यहाँ कभी पोस्ट मतलब इतनी आती नहीं थी, आती थी तो गिनती के हिसाब से आती थी, कभी 4 आई कभी 5 आई। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद से मतलब यहाँ भर्तियाँ शुरू हुई है, जिसमें मतलब थोड़ा पोस्टें आनी भी शुरू हुई। लेकिन आ तो रही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे अब इस भाव से तो आ रहे हैं यहाँ पे कि हम परीक्षाएं देंगे, हम तैयारी करेंगे, नौकरी लगेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चा अपना पेपर देने के लिए सेंटर जा रहा है, सेंटर से घर भी नहीं आ रहा है, आधे रास्ते में ये पता चल जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है। मैं नेत्रपाल आपने हाँ नाम जी, हाँ बताया, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे 6-7 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पौड़ी गाँव से। पौड़ी। हाँ जी। अच्छा, ये क्यों ज़रूरत है कि हम देहरादून में आकर ही तैयारी करें भर्ती परीक्षाओं की या किसी भी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम की? सर हम जिस क्षेत्र से आते हैं, पहले तो वहाँ एक जो 12वीं तक की वो है तैयारी, हम 12वीं तक की मतलब पढ़ाई करते हैं, पहले तो वही करना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम मतलब गांव से मैंने 12वीं गांव से ही की है 12वीं तक, तो हमको जाने के लिए स्कूल जाने के लिए हमको कम से कम मतलब 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। उसके बीच में भी कई ऐसी जगह आती है, जैसे बीच में नदी आ गया, बरसाती नाले जो होते ही है। अब आजकल तो आपने देख ही दिया होगा उत्तराखंड में क्या क्या हुआ है, तो उसी प्रकार के नालों को पार करके हमको जाना पड़ता है। अगर इतनी ज़्यादा सहूलियत या इतने ज़्यादा वहाँ व्यवस्था होती तो हम यहाँ आते क्यों? इतना विकास अगर देखा जाए तो नहीं है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर पहाड़ों में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो हमें यहीं आना पड़ता है तैयारी करने के लिए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माता जी है और मेरे भाई है और मेरे भाई के बच्चे बुच्चे। हाँ जी। तो अभी ये किस तरह का प्रेशर है कि आप 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है ना? कोई एक लोड तो होता होगा, वो तो आपको समझ आता होगा। वो तो होता ही है सर। देखो हमारे साथ कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी हमारे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, कई निकल भी गए। अब वो जो निकल गए उनको देख के तो हर कोई बोलता ही है कि भाई उनके लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी। लेकिन अब हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जब जब ऐसा लगता है कि हाँ इस बार थोड़ा ठीक है तैयारी, तब तक पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। बस इसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं अभी तक फ़िलहाल। और यहाँ पे रहते कहाँ हैं आप? यहाँ पे ये अजबपुर कलन में रहते हैं हम सर। हाँ जी। किराए पे? किराए पे रहते हैं। क्या किराया है? किराया हमारा है 7,000 रुपये। एक जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ रह के तैयारी करनी हो तो महीने का कितना खर्च आ सकता है मिनिमम? मिनिमम खर्च सर आप ये मान के चलो कि हम ही हैं, जैसे यहाँ पे किराए पे, तो हम 2 भाई रहते हैं, तो हम दोनों का ही खर्चा जो है टोटल मतलब 10 से 12,000 रुपये आ जाता है। हाँ। आप भी तैयारी करते हैं? जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम टिहरी गढ़वाल के। ये पकड़ ही लीजिए, मैं ऐसे ही आवाज़ तो आ जाएगी उसकी, थोड़ी बहुत तो मेरी आवाज़ आ जाएगी। टिहरी गढ़वाल के। जी कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर, तैयारी में मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 1 साल के आसपास हुआ है तैयारी में। अच्छा जी। तो क्या उद्देश्य है आपका, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं कि मुझे ये बनना है? सर, लक्ष्य हर किसी का होता है कि हम मध्यम परिवार से आते हैं, बिल्कुल घर वाले खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद हमारा ये होता है कि जैसे कोई कोर्सेज होते हैं महंगे, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि घर वाले खेती किसानी करते हैं, सिर्फ उसी पे हम निर्भर रहते हैं, तो इतनी फीस घर वाले डिपेंड नहीं कर पाते। उसके बाद हम गांव से आते हैं देहरादून पढ़ाई के लिए, यहाँ पे रूम रेंट लेके रहते हैं, फिर यहाँ पे कोचिंग की तैयारी करते हैं ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब जो भी होती है ग्रुप सी की, उसे ले सके और अपना गुजर बसर कर सके और जो ज़िंदगी हमने जी है उसे थोड़ा बेहतर बना सके। लेकिन सर तैयारी के दौरान हम जब इतना संघर्ष करने के बावजूद तैयारी कोई बच्चा करता है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद वो पेपर देता है, मतलब इतनी मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद पता चलता है हमें कि पेपर आपका लीक हो गया है। उसके बाद कई सारी समस्याएं हमारे साथ रहती हैं सर, फेस करनी पड़ती हैं। फिर ग्रेजुएशन भी हमने ऐसा करा है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात आपको बताता हूँ। 12th करने के बाद मैं गांव से देहरादून आ गया था, रायपुर में रेंट पे मैं रहता हूँ। ग्रेजुएशन के साथ बाद जब था नहीं तो घर से मतलब बार बार पैसा मांगना भी अच्छा नहीं लगता, फीस भी निकालनी है, बाकी अपने कोई खर्चे होते हैं, तो मैंने जॉब भी करी है साथ में। क्या करते थे? सर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर था यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन का, वहाँ पर मैं एज ए स्टोर कीपर के काम करता था। मैं 3 साल जॉब की है मैंने वहाँ पे। उसके बाद मैं तैयारी में आया हूँ जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। क्या काम होता था उसके बाद? सर वहाँ पर जैसे स्टोर में मेडिसिन होने हैं उनको देखना है, मेंटेन करना है, वहाँ पे फीफो मेंटेन हो गया, बाकी बिल्स हो गए और भी तरह के कई काम से। तो फिर जैसे मान लीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं तो
उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे? सर पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे कॉलेज डाल रखा था, वो प्राइवेट में कर मतलब जैसे ओपन होता है वैसे कर रखा था हमने। तो शाम को सुबह से लेके जॉब रहती थी शाम को 5-6 बजे तक। उसके बाद रूम पे आकर अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करी और एग्ज़ाम जैसे साल भर में होता था उसका एक पेपर, वो पास करा। इसी तरह हमने ग्रेजुएशन करी है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। दिन सर- भर नौकरी करके फिर रात को आके आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। सर मुश्किल तो है, लेकिन सर करना तो पड़ता ही है। मैंने सही में 3 साल जॉब करी है साथ में, अभी छोड़ी है मैंने रिसेंटली अप्रैल 2025 में। कितना पैसा मिलता होगा तब आपको? सर वहाँ पे मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये के आसपास। तो जैसे जब आप ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप देखते हैं कि यार पेपर लीक हो ही जा रहा है, कोई भी भर्ती परीक्षा आ रही है वो क्लियर तो हो नहीं रहा है, किसी ना किसी वजह से चीज़ें फंस जा रही हैं, है ना? तो क्यों हम किसी प्राइवेट नौकरी का ऑप्शन की तरफ नहीं जाते हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि पेपर लीक, जैसे कोई नया बच्चा आ रहा है, मैं नए-नए तैयारी में आ रहा हूँ, बच्चे के अंदर जोश होता है, मोटिवेशन होता है कि पढ़ाई करूँगा, मतलब जब जम के पढ़ाई करूँगा, अच्छी नौकरी लूँगा। लेकिन 1 साल तैयारी करते-करते होता है, पता लगता है कि पेपर लीक हो रहा है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और प्राइवेट की तरफ दूसरी तरफ बच्चा इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे श्योरिटी नहीं है सर। क्या पता आप 2-3 साल जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई पोस्ट जैसे है, तो कभी भी बोल सकते हैं कि आपको नहीं आना है अब, या यहाँ पर है नहीं, इस तरह से। तो इसलिए इसमें थोड़ी श्योरिटी है कि एक बार गवर्नमेंट पोस्ट लग जाएगी, तो लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा। आप भाई किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं भी सर ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ। ग्रुप सी। यस सर। रहते कहाँ हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ धर्मपुर में। और कहाँ से आते हैं? मैं चमोली से। चमोली। चमोली किधर पड़ता है ये चमोली? चमोली सर यहाँ से इसी नगर से ऊपर आपने सुना होगा बद्रीनाथ। अच्छा, मतलब अगर देहरादून से आप चमोली जाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो सर लग जाते हैं 7-8 घंटे। 7-8। जी सर। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है और माताएँ और पिता हैं। क्या काम होता है घर में? सर पापा तो ऐसे ही खेती करते हैं और मम्मी ऐसे ही मतलब जानवर हैं, गाय भैंस हैं, तो उन्हीं से घर चलता है। और दोनों भाई हम यहाँ साथ में पढ़ते हैं, तो यही है बस। आप और आपके बड़े हाँ, भाई? मैं और मेरी बड़ी बहन साथ में पढ़ते हैं। आपकी बहन। मुझे ये बताइए कि आप अपने मन से आए हैं यहाँ तैयारी करने, या फिर आपको घर वालों ने कहा कि यार बाहर जाओ, यहाँ तो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं सर, मैं अपने मन से भी आया हूँ और अपने घर की परिस्थिति देखकर भी आया हूँ, क्योंकि मेरे माँ बापों ने अभी वो देखा नहीं है जो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। वो अभी शहर से बहुत दूर हैं, तो उन्होंने देख नहीं पाए अभी ज़िंदगी को अपने। तो मेरा ये सपना भी है और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधारनी है। तो है। यहाँ तैयारी करने के दौरान क्या दिक्कतें होती हैं? सर दिक्कतें तो बहुत आती हैं। कोचिंगें बहुत दूर हैं, लाइब्रेरी पास में नहीं है, फिर लाइब्रेरी की फ़ीसें बहुत हाई हैं, कोचिंग की फ़ीसें बहुत हाई हैं, फिर खाना पीना है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। ये मतलब इसको थोड़ा डिटेल में आप बताइए कि कोचिंग की फीस क्या है, लाइब्रेरी की फीस क्या है? सर कोचिंग की फ़ीस देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज होती है, तो हम 1600 देते हैं एक महीने का, मंथली 16 भाई बहनों का 3200 हो जाता है। फिर लाइब्रेरी अगर हम फुल डे जाएंगे तो 800-900 हो जाता है। तो सर हो ही जाता है हाई। मैं भी ये राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ जी। क्या है अल्टीमेट गोल जिसके पीछे लोग दौड़ते हैं, ये भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं हम लोग सरकारी नौकरी? देखिए सर, पहली बात तो जो उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ पे जो आजीविका का संसाधन है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना तो हमारा जो पहाड़ी राज्य है, ना तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ की हम प्राइवेट सेक्टर में अपना भविष्य सुधार सकें। और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर शहरों में आकर कोई महंगा कोर्स करें। तो इतने सक्षम हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं नहीं कि इतने महंगे कोर्स करें, 1.5 लाख 2-2 लाखों के हम कोर्स करें और फिर उसके बाद 15-20-25 हज़ार की नौकरी करें। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, और एक ऑप्शन जो उत्तराखंड है, इसे सैनिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के युवाओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता था जल्द रोज़गार पाने का, वो था आर्मी, जो कि अब अग्निपथ योजना के तहत अब वो भी पहाड़ी युवाओं के हाथ से निकल चुका है। अब एक ही मात्र ऑप्शन बनता है, जो राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करें। तो मैं अपनी बात कहूँ तो मैं भी पहले डिफेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने विभिन्न एग्ज़ाम दिए भी हैं, सफल भी हुए हैं, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बाहर हुए हैं। तो उसके बाद मैं भी जो ग्रुप सी है उसी की कतार में मैं भी चल पड़ा हूँ। लेकिन जो अभी वर्तमान परिदृश्य देखें
तो उस हिसाब से काफ़ी डिमोटिव हो जाते हैं। इन जो सरकार की जो पेपर लीक का प्रकरण है या अन्य इस तरह की जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हैं, इनको देख कर के काफ़ी युवा आक्रोशित भी है और मानसिक रूप से पीड़ित भी है। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या खेती वेती होती है? सर हमारे यहाँ बेसिकली प्लेन्स एरिया में आते हैं हम। मतलब हमारा जो 2 ज़िले हैं, उधम सिंह नगर और आपका हरिद्वार, ये तराई क्षेत्र में आते हैं। तो सर हमारे यहाँ हरिद्वार ज़िले में जो है सर हमारी खेती बाड़ी है वहाँ। तो सर वहाँ अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत अपना हो जाता है सर आजीविका के लिए। लेकिन सर जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, मतलब कि जैसे आजकल का मौसम चल रहा है बारिश को देखते हुए, तो उसकी वजह से सर जो हमारी फसलें हैं सर वो सब कुछ सड़ जाती हैं, कुछ गल जाती हैं। हमारे खेतों के सर ऊपर जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसके ऊपर भी 1.5 2 फुट की मिट्टी जम जाती है, रेत जम जाती है, तो सर वो खेत भी फिर बेकार हो जाते हैं, जैसे आजकल बाढ़ का चल रहा है सर। कितने समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं? सर मुझे 2.5 से 3 साल हो गए तैयारी में। और ये 21 सितंबर वाली परीक्षा में आती थी? नहीं सर, इसमें ये मेरा नहीं था, मेरे इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे वो मेरे थे। किस चीज़ का? सर मेरा एक स्टेनोग्राफी का था, व्यक्तिक सहायक का, और सर एक क्लर्क का था। वो हो गए ठीक? हाँ जी, उसमें एक में हो गया था जी। कैसी रही परीक्षा आपको बताइए? परीक्षा तो सर अच्छी रही। परीक्षा तो सर हम तो अपना सर एफर्ट ही अच्छा डाल सकते हैं सर, परिणाम तो बाकी बाद में पता चलता है। हमारा काम तो सर एफर्ट मारना ही है, हम तो सर अपना 100% का एफर्ट ही मार सकते हैं। आपकी उम्र हो गई है 30 आप बता रहे थे? जी हाँ, तो क्या चुनौतियां हैं एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल हो गई है लेकिन वो अभी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सर कि पहली बात तो 30 वर्ष बोल के और ये बोल के कि मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, ये भी एक वो व्यक्त करने में मतलब दुख लगता है कि हम लोग अभी भी अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर हम जब आते हैं सर कि शादियों में या किसी का गांव में शादी होती है, पूजा होती है, हम लोग पूजा में हमारे गांव में कौतिक मेले भी होते हैं, उसमें जा पाना हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि गांव के लोगों की नज़रें, अपने रिश्तेदारों की नज़रें, अपने घर वालों की नज़रें हमारी तरफ से एक आशा भरी उम्मीद से देखती हैं, और कुछ नज़रें ऐसी भी होती हैं जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कि उम्र हो गई है, शादी भी करनी है, क्योंकि आगे अपने घर में भी देखना है। हमारी मम्मी घर में अकेली रहती हैं, एक हमारी भैंस है। अभी क्या हो गया था कि बीच में मेरी मम्मी का पाँव में जो है कि इन्फेक्शन हो गया। 1 महीने हम बेस हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में हमने जो है कि इलाज करवाया। उस दौरान मेरी स्टडी भी अभी काफ़ी बाधित रही। उसके बाद अभी मम्मी को हमने घर भेजा क्योंकि 21 तारीख का पेपर देना था। बड़ी मुश्किल से अपनी तैयारी को रिकैप किया, लेकिन जैसे ही हम आते हैं तो उसके बाद समस्या हो जाती है कि पेपर लीक हो जाते हैं। और दूसरा ये है सर कि मैं आपको बता रहा था कि 2012 में मैं यहाँ आया, उसके बाद हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। मुझे अभी तक ये याद नहीं है कि मैं लास्ट अपने घर में मैंने दिवाली कब मनाई। 2012 के बाद 25 आ गया है। सोचा था कि क्या पता ये पेपर जाएगा तो अब आने वाली दिवाली में भले बेरोज़गारी जाएंगे यहाँ से। 13 साल। हाँ, 13 साल से मैंने अभी तक दिवाली नहीं देखी, और जो अलग हमारे यहाँ के कौतिक होते हैं वो नहीं देखे। मतलब जब हम लोग यहाँ से इसीलिए तभी घर जाते हैं जब कोई इम्पोर्टेंट काम हो जाए, क्योंकि यहाँ से घर जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। कितना लग- खर्चा आता है? लगभग यहाँ से जाने का 1500, जाने का आने का 1500, मतलब एक हाँ। बार आने जाने का केवल 3000 रुपये। 3000 रुपये उसमें शुद्ध है। उसमें ये है कि केवल आदमी 2 टाइम का खाना खाएगा, वो भी रास्ते में। सुबह यहाँ पे कमरे पे खाना है, शाम को अपने घर में खाना है, ये है सर। और यहाँ पर जो 30 साल की उम्र में अगर आप देख रहे हैं कि सर कि हम लोगों ने हमारा जो भी पर्वत अंचलों के हम लोग हैं यहाँ पर देहरादून में 13 जनपद हैं, तो देहरादून को छोड़ करके जो अन्य 12 जिले, यहाँ पर हमारा जो खर्चा है महीने का, हमारा 70 to 80% खर्चा केवल उस पर, ये कमरे के किराए पर और फीस पर चले जाता है। ये सर तो दुख होता है कि 30 साल के बाद भी हम लोग जो है कि रोज़गार में पहुंच नहीं पा रहे हैं, एक ग्रुप सी की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, तो उसके घर वालों को भी एक उम्मीद तो जी। बंध ही जाती है कि हाँ इसकी नौकरी लग जाएगी, फिर हमारी स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन वो 1 साल 2 साल 3 साल और लंबा अगर खींचते जाता है, फिर वो किस तरह का प्रेशर, किस तरह का दबाव क्रिएट होता है घर में कि अब माँ बाप हैं, उनको भी पता है कि ये मेरा बच्चा है, उनको भी ये पता है कि ये जानबूझ के तो फेल नहीं हो रहा है ना, लेकिन फिर वो एक आपके दिमाग के एक हिस्से में ये भी तो चल रहा है कि यार
खर्चे भी तो हैं और तमाम चीज़ें हैं। ये तो है सर कि आप क्या करें कि घर वालों का भी ये है कि समस्या ये होती है कि जब हम 2-4 नंबर से रह जाते हैं। अगर 10-15 नंबर से रह जाए तो आदमी को ये सोचता है कि अभी बहुत दूर है सफ़र। हर पेपर में 2 नंबर से, अभी मेरा पटवारी का था उसमें मैं 1.5 नंबर से रह गया। उससे पहले भी एक वीडियो पीपीटी का था उसमें भी 2 नंबर से रह गया था मैं। समस्या ये होती है कि जब एक कैंडिडेट के रूप में इस उम्र के पड़ाव पे पहुँच गए हैं, अब नई शुरुआत करने का भी मन नहीं होता है क्योंकि हम नज़दीक पर हैं। हमें ये लगता है कि मैं नज़दीक पे हूँ सिलेक्शन के। अब जैसे ही पहुँचते हैं तो फिर कभी-कभी कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं। 2000 मैंने जो सर पहला पेपर जहाँ तक है कि 2016 के आस-पास एक वीडियो का पेपर हुआ था, वो भी लीक हुआ था। 2018 के बाद लीक हुआ, 2022 में लीक हुआ, अभी 25 में फिर लीक हो गया है। जैसे ही हम लोग सही तैयारी करके अपने संसाधनों को जुटा करके पहुँचते हैं, वैसे ही कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं कि जिससे डिमोटिवेट भी होते हैं। फिर लगता है कि अब नई शुरुआत करेंगे तो समस्या हो जाएगी क्योंकि हम अब प्राइवेट क्षेत्र में भी जाएँगे सर, हम स्किल लेस हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने हमने घर भी देखना है, स्किल हमारे पास है ही नहीं। पहाड़ के बच्चे के पास सर स्किल है ही नहीं क्योंकि हमने ना तो कोर्सेज़ करे हुए हैं कुछ। इसी कोर्सेज़ की फ़ीस से भागने के चक्कर में तो हम समूह की नौकरी के लिए हम भटक रहे हैं। अब हम लोग प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकते, कोई दुकान में भी नहीं रखेगा सर, 8-10 हज़ार रुपये भी मिलने बहुत मुश्किल है। 8-10 हज़ार रुपये में तो यहाँ बीटेक वाले नौकरी कर रहे हैं, हमारे कई साथी जो 8-10 हज़ार। हाँ, 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं सर, यहाँ बीटेक वाले के लिए नौकरी नहीं है। तो हम जैसे स्किल लेस जिन्होंने अपनी 12वीं के बाद बीए ओपन से करी, जिससे कि हमको रेगुलर ना जाना पड़े, अपना खर्चा भी उठाते रहें साथ-साथ में। मेरा मेरा ग्रेजुएशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से है। आप लोग जिहाद समझते हैं क्या होता है? आज सीएम धामी का एक बयान आया है कि यहाँ ज़मीन जिहाद हो रहा था, उसको लगाम लगा रहे हैं कि जो नकल जिहाद कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या रिएक्शन है उत्तराखंड के युवाओं का जब वो देखते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे इतने सीरियस हैं, कोट एंड कोट हैं, कि नकल जिहाद उनको दिख रहा है? जी इसके लिए उन्होंने प्रयास भी करा है और बहुत अथक प्रयास करा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रयास सिर्फ कागज़ों में ही करा है। उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत ही सशक्त नकल विरोधी कानून है और वो सिर्फ कागज़ों में ही सशक्त है। अगर वो लागू हो गया आज, तो मुख्यमंत्री जी, हमारे जो स्मार्ट मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, स्मार्ट मुख्यमंत्री रैंक 1 जो हैं, वो उसके दायरे में होंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। और इसीलिए वो उस सशक्त नकल कानून को धरातल पे नहीं लेके आ पाए हैं। वो अभी तक सिर्फ कागज़ों में ही सशक्त है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं नकल जिहाद चल रहा है। ये सर बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसा शब्द है देवभूमि के लोगों को और देवभूमि के जो हम जैसे बेरोजगार लोगों को उनको उलझाने के लिए। ये देवभूमि में जिहाद नाम से आप लोग, क्योंकि ये जो शब्दावलियाँ हैं सर इससे खेल होता है। एक व्यक्ति है इसमें खालिद नाम का, जिसने एग्ज़ाम सेंटर से व्हाट्सएप से बाहर किया। उस एक व्यक्ति के, क्योंकि यहाँ पर कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है, पर्टिकुलर जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इस शब्दावली का प्रयोग करके जिहाद तो उन नकल माफियाओं के खिलाफ होना चाहिए। आपने कहा कि 30-35 हज़ार की नौकरी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो मुझे अचानक से दिमाग में आया ख्याल कि कभी मन में नहीं आता कि यार, या पहले आया हो कि यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं दिल्ली जाकर, मुखर्जी नगर से बहुत सारे लोग वहाँ से तैयारी करते हैं। बड़ी मुश्किल से तो देहरादून का रास्ता देखा सर गांव से, वो भी लोगों से सुन करके कि देहरादून भी एक इलाका है। मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मैं कक्षा 10 में जब 10वीं उत्तीर्ण किया था, तब मैं पहली बार गाड़ी में बैठा हुआ था। पहली बार मैंने गाड़ी, हाँ, 2012 में मैं पहली बार गाड़ी में बैठा। 2012 का 10वीं है मेरा, 11वीं और 12वीं मैंने यहीं किया विद्या मंदिर में। मेरे घर वालों ने जैसे तैसे कहा कि हम लोगों ने अपना जीवन जैसे काट दिया है, आप जो है कि देहरादून में जाओ। बड़ी मुश्किल से यहाँ हमने किराए पर 1300 रुपये उस ज़माने में मेरा किराया था 2012 में। आज यहाँ पर 5,000 रुपये किराया हो गया है। यूपीएससी सोचा ही नहीं सर कभी। एक आदमी जो है कि ग्रुप 10वीं पास जो है कि थर्ड बड़ी मुश्किल से पास करता है 60% में आकर के। और उस ज़माने में आप मानेंगे सर, मैं अपने गांव का टॉपर रहा हूँ। 320 नंबर थे मेरे, प्रथम डिवीज़न, और पूरे क्षेत्र में ये था कि उस बंदे की वो अपने इलाके में फर्स्ट आ रखा है। जहाँ जो है कि 60% को उपलब्धि माना जा रहा है, वो उस पृष्ठभूमि से मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ तो सर यूपीएससी कहाँ से सोचेगा आदमी। यहाँ तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम पहले एक कोई चपरासी बन जाएं, कोई ग्रुप सी बन जाएं। वो तो समस्या ये हो गया सर कि जैसे कोई फॉर्म आते हैं, हम सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर अगली बार फॉर्म आते हैं, उसी चक्कर में घूम रहे हैं हम लोग
जीरो पे आते हैं, ऊपर जाते हैं, जीरो पे आते हैं, ऊपर जाते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते खुद हमको भी नहीं पता लग पाया कि हम 30 पे पहुँच गए। क्या है आगे की उम्मीदें? उम्मीदें टूट गई हैं सर, लेकिन एक एक ये भी है कि कैसे क्विट किया जाए, कि दूसरी चीज़ करूँगा तो उसको भी क्या पूरा कर पाऊँगा। कभी होता है सेल्फ डाउट इतनी लंबी तैयारी के बाद? ये तो सर अब उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से आ ही जाता है। अब हमारा हम लोग ऐसे ही स्टेज पे आ गए हैं जिस जहाँ पे मतलब खुद ही लगता है कि अब छोड़े तो कैसे छोड़े, क्योंकि हमने और कुछ किया भी नहीं है, या हमने कोई कोर्स किया रहता, या हमारा कोई पहले से ही कोई कारोबार रहता तो उस हिसाब से हम करते, उसको संभालते। लेकिन अब ये है कि हमने शुरू से ही जब से आए ग्रेजुएशन किया उसके बाद से हमने तैयारी में आए, तो तब से लेकर अब तक वही कर रहे हैं। अब यहाँ से छोड़ के जाए तो जाए कैसे? हमसे छोटे छोटे जो हमारे साथ तैयारी करते थे, कई मतलब जो आर्मी में गए जिन्हों हमारे सामने, अब उन लोगों को भी इतना टाइम हो गया है कि उनकी भी शादी हो गई है। अब हमारे मतलब पहाड़ से जितने भी लड़के आते हैं वहाँ ये तो समस्या ये है ही है कि रोज़गार तो चाहिए चाहिए, बिना रोज़गार के वहाँ कोई नहीं है। लेकिन अब पहले ये था कि चलो किसी कोई एचएम कर रखा, किसी ने एचएम करे कहीं जॉब कर रहा है तो अपना अपनी आजीविका भी कर लेता था, और ये है कि उसके घर वाले उसकी चलो लड़की ढूंढ दी उसके लिए। लेकिन अब तो ये माहौल हो गया है कि पहाड़ों का भी, कि अब बिना सरकारी नौकरी के किसी को शादी भी नहीं हो पा रही, किसी की शादी नहीं नहीं हो पाती। लोग अभी बीच में ही हमारे ही साइड से कईयों ने तो नेपाल जाके शादी की, नेपाल से लानी पड़ रही है दुल्हन, थोड़ा मतलब नेपाल से नेपाल से लड़कियाँ क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं है तो केरल से। केरल से। हाँ जी, पौड़ी का भी एक मामला आया था। कि केरल या तमिलनाडु से उन्होंने शादी करी हुई है। रीज़न यही था कि गढ़वाल में जो लड़की है उसकी कंडीशन है यही रखी गई है, या तो आपका देहरादून में घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, या तो लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कई लड़के ऐसे थे जिन्होंने नेपाल से शादी करी, नेपाल से। क्यों ये डिमांड है कि मतलब ऐसा क्या क्रेज है सरकारी नौकरी का? सरकारी नौकरी का यहाँ पे हर कोई यही देख रहा है कि अब चाहे लड़कियों की मतलब लड़कियों की खैर मतलब उनकी जो डिमांड इस टाइप की डिमांड रख रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि यही एक वो है जहाँ पे मतलब सिक्योर है उनका भी भविष्य, उनके आने वाले जो आगे उनकी फैमिली होगी उनका भी भविष्य यहीं पे ही सिक्योर है। प्राइवेट वाले का ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन वाली स्थिति कोरोना टाइम जब आया था उस समय सबने देखा ही कि कई लोग ऐसे हुए कि घर को जब माइग्रेट किया, जब लोग अपने अपने घरों में आए तो उसके बाद कुछ रहा नहीं करने के लिए, तो तब उस समय जो वो एक लोग वो थे जो अपनी नौकरियाँ कर रहे थे, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, अपना नौकरी पे लगे रहे। लेकिन वो लोग जो छोड़ के आ गए फिर उनको जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो वहाँ जाके फिर से उनको वही फिर से स्ट्रगल करना पड़ा, फिर जाके नौकरियाँ लगी। तो वो थोड़ा इस टाइप से भी लोग देखते हैं कि यार सरकारी है तो यहाँ भविष्य सुरक्षित है। जमीनी स्तर पर हम पहाड़ी युवाओं की बात सुनी जाए, हम पहाड़ी लोगों की बात सुनी जाए, जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड बना था, वो जिस चीज़ के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस चीज़ के लिए मसूरी कांड हुआ था, जिस चीज़ के लिए खटीमा कांड हुआ था, जिस चीज़ के लिए रामपुर तिराहे कांड पर हमारे मातृशक्ति के साथ इस उत्तराखंड आंदोलन को बनाने के लिए उनके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए थे, क्या इसी दिन के लिए हमने ये उत्तराखंड मांगा था? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने इसी दिन को देखने के लिए कि हमारे घर वालों की उम्मीदें टूटें? आज बेरोज़गार जो है कि आप पूछें, अगर ये इंटरव्यू थोड़ी देर तक और चलता है तो यहाँ आंसू आने वाले हैं, मैं रोने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। तो एक ऐसे युवा से सर क्या कहें? हमारी बात तो मीडिया में सर आप यहाँ की चीज़ें पढ़ो अखबारों में, हम ही लोगों को दोषी बनाया जा रहा है, हमको ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो है कि कुछ नहीं है, ये फर्जी है। कैसे मतलब? हम लोगों को ये कहा जा रहा है सर कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा बी प्लान तो ये है कि यहाँ से सीधे घर जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम जाके क्या करेंगे? घर जाके सर वही अब ये है कि वही वाली बात होती है सर, घर जाके खेती बाड़ी करेंगे, हल लगाएंगे, अपने घर में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सर हमको तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी भी नहीं मिलने की है। मुख्यमंत्री जी अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारे युवाओं के लिए, हमारे प्रदेश के युवाओं के हित में आवाज़ उठाइए।
हमारे आवाज़ को बुलंद रखने के लिए एक उम्मीद है। हम फिर भी ये मान रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ सुनेंगे। ये चर्चा लंबी चल सकती है, लेकिन हम यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। अदम गोंडवी एक कवि हुए। उनकी एक कविता है जिसकी 2 लाइनें हैं कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कैमरे के पीछे साथी जेरी थे। मेरा नाम आकाश है। खबर गाँव देखते रहिए। शुक्रिया।